Hello everyone guys, my name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP मैट वाला बाय PW। लेकिन दोस्तों सिर्फ IP मैट नहीं बल्कि अब IP मैट वाला उतर चुका है आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में भी। जैसे कि अगर आप NPAT टारगेट कर रहे हो, अगर आप सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट यानी ACT टारगेट कर रहे हो, तो सबका सेशन होगा अपने इस IP मैट वाला चैनल पे। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि हमने NPAT के ये कुछ सीरीज, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेशंस आपके सामने लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के भी लाएंगे। IP मैट तो फोकस्ड है ही, फिर आप इंदौर, रोहतक, जिप मैट जो भी टारगेट कर रहे हो गाइस, लेकिन उसके अलावा अदर एंट्रेंस एग्जाम्स जो कि आपके यूजी बीबीए प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे काफी एस्पिरेंट्स होते हैं जो डिमांड भी कर रहे थे सर एनपैट के कुछ सेशंस लो, सर एससीटी के कुछ सेशंस लो। तो भाई हम सब ये लेकर आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने इस बहुत ही बढ़िया सेशन जिसका नाम है एनपैट पीवाईक्यूज। यस, तो आप में से वो एस्पिरेंट जो एनपैट को टारगेट कर रहे हैं, जो कि नारसी मुंजी के लिए होती है, बीबीए के लिए, तो अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो दोस्तों तो ये सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो बाकी सिलेबस तो देखो, आपको पता है ना कि अगर आप आईपी मैट भी फोकस कर रहे हो तो कॉन्ट का लगभग सिलेबस सेम है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम से भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी का कम ज्यादा फर्क है बस। बाकी यार तो फटाफट अब कॉन्सेप्ट तो जब जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मैं वो बताते चलूंगा, लेकिन हम यहाँ पे सीधा एक एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ना करते हो, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे देखो तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे टॉपिक दिख जाएंगे, सारे सेक्शंस के, फिर वो अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, हायर मैथ्स, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स आपको यहाँ दिख जाएंगे सारे सेक्शंस के। तो यार अगर आपको वो कवर करना है तो इसी चैनल पे सर्च करो, मिल जाएगा। हम यहाँ पे फोकस करेंगे एक्चुअल एग्जाम के वैरायटी पर, एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस पर जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन में, जिसमें मैं आपके आईपी मैट के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और वही कॉन्ट के बेसिक सिलेबस को लेकर, जो कि सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फर्क है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी का थोड़ा बहुत कम ज्यादा है बस। तो ये रहा आपके सामने दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन एनपैट पीवाईक्यू का। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गाइस क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि बॉयज जो है ना वो गर्ल्स से 40% ज्यादा है। सो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ गर्ल्स 100 ले लूं तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 40% ज्यादा। तो 40% जितने भी गर्ल्स है उससे 40%, इसलिए तो 100 लिया ना, तो उसका 40% 40 ही होगा, तो 140 हो गए बॉयज। नाउ आगे क्वेश्चन आपको बोल रहा है 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 54% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। मतलब गाइज ऐसे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिली है, ये है ना, यानी इतने टोटल बॉयज और गर्ल्स में से कई बॉयज ऐसे होंगे कि जिनको स्कॉलरशिप मिली और कईयों को नहीं मिली, कई गर्ल्स ऐसी होंगी जिनको स्कॉलरशिप मिली, कईयों को नहीं मिली। अगर आप ठीक से देखो तो टोटल कितने बच्चे हुए, ये टोटल बच्चे हो चुके हैं 100 गर्ल्स है, 140 बॉयज है, यानी कि 240 बच्चे हैं। ठीक है, अब गाइज मैं सिर्फ अगर बॉयज की बात करूं तो बॉयज में क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि स्कॉलरशिप होल्डर कितने हैं, 60% ऑफ द बॉयज गॉट द स्कॉलरशिप। तो मुझे बताओ 60% ऑफ बॉयज, और बॉयज कितने हमारे पास 140 है ना, ये मैं पहले बता चुका हूं। सो 60% ऑफ 140 कितना हुआ भाई, 0 से 0 कटा 84। और उसी तरह गर्ल्स में भी क्वेश्चन ने बोल दिया 54% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली। और गाइस देखो गर्ल्स का काउंट तो कितना है, 100 है, तो 100 का 54% लेना मतलब महज औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। 54% ऑफ 100 54 ही आएगा। मतलब इतने बॉयज को स्कॉलरशिप मिली, इतने गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिली, अगर आप टोटल जोड़ लो तो ये हो गया है 137 टोटल स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप, सॉरी 138 टोटल बच्चे जिनको स्कॉलरशिप मिली है। बट क्वेश्चन ने पूछा गया गाइस, क्वेश्चन बोल रहा है देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। गाइस आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 140 बॉयज में से 84 को ही स्कॉलरशिप मिली, मतलब बचे हुए को नहीं मिली। अगेन कितनी 100 गर्ल्स है, उसमें से 54 को ही मिली, मतलब बची हुई 46 को नहीं मिली, बराबर। लेकिन आपको सेपरेट बॉयज का परसेंट या सेपरेट गर्ल्स का परसेंट नहीं पूछा है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, उसमें आपको पूछा है कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, सेपरेट बॉयज सेपरेट गर्ल्स नहीं, टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो यार आपको दिख गया है कि टोटल स्कॉलरशिप होल्डर बच्चे कितने हैं, टोटल स्कॉलरशिप होल्डर बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर है 138। और आपके पास टोटल काउंट भी है, टोटल काउंट उस स्कूल में कितना है, 100 बच्चे, 100 गर्ल्स और 140 बॉयज मिलाकर 240। तो इसका मतलब गाइज 102 बच्चे ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, और क्वेश्चन इसी का परसेंट पूछ रहा है। तो गाइज आपको ये चीज तो बेसिक परसेंटेज से आप जानते हो, जिस भी चीज का परसेंट निकालना है उसकी इंफॉर्मेशन न्यूमरेटर में,
टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में इंटू 100, खत्म यार, 0 से 0 कटा, ये मिला 1020/24। अब इसको सॉल्व कर लो, 24 1 जार 24 4 जार 96, 6 पे क्या लिया हमने 0, 24 2 जार 48, अगर 12 पे 0, 24 5 जार। सो 42.5% बच्चे ऐसे दोस्तों जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, और जो क्वेश्चन ने हमें पूछा था। चमका एकदम बेसिक। अब मुझे बताओ, ये कहीं पर भी अगर मैं ये नहीं बताता आपको ये सेशन इनपैट का है, तो आपको कहीं पर भी लगता है यार कि ये इनपैट का सेशन चल रहा है? आपको लगता है सर ये तो आईपी मैट में देखे हमने ऐसे क्वेश्चंस भी। यस, इनपैट की लेवल थोड़ी सी आईपी मैट इंदौर की तरह है। एनपैट एग्जाम सिम्बोसिस की लेवल ये रोहतक और जिपमैट के लेवल में आएगी, है ना, कभी हल्का सा उनसे ज्यादा या इक्वल, लेकिन एनपैट की लेवल थोड़ी इंदौर के लेवल में, और एनपैट में हायर मैथ्स भी आता है सेम इंदौर की तरह, ठीक है। तो यस गाइज, अब ये देखो क्वेश्चन था आपका एनपैट का, लेकिन अगेन जहां पे टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उन एग्जाम में कुछ बेसिक लेवल के कुछ डुएबल क्वेश्चंस भी होते हैं, और इसलिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर वो आईपी मैट हो, वो एनपैट हो, वो सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, और उसी स्ट्रेंथ पे खेलो एग्जाम में, उसी तरह सिलेक्शन करो। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनु अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 18% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। मतलब मैं मान लेता हूँ गाइस, लेट्स एज्यूम कोई तो एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस में 100 ले लेता हूँ, अब उसको उसने 18% प्रॉफिट पे बेचा, क्लियरली मेंशन है प्रॉफिट, और बच्चा बच्चा जानता है कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा अप्लाई होगा सीपी पे। तो दोस्तों 118 का उसने वो प्रोडक्ट बेचा, इसका मतलब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18% प्रॉफिट कमाया बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, तो हमारे हिसाब से वो प्राइस 118, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 ले रहा हूं तो। इफ शी वेयर टू सेल इट ऑफ फॉर ₹10.50 मोर, अगर उसको 10.50 रुपीज ज्यादा में बेचती, 10.5, 10.50 मतलब क्या, 10.5 रुपया ज्यादा में बेचती, देन शी वुड हैव गेन 25%। ऑब्वियस सी बात है, कम में बेचा इसलिए 18% का प्रॉफिट, अगर थोड़ा और ज्यादा बेचती, थोड़ा और प्राइस बढ़ा के बेचती, कितना प्राइस बढ़ाकर, 10.5 रुपए से बढ़ाकर बेचती, तो 25% का प्रॉफिट होता। मतलब गाइज कॉस्ट प्राइस में कहीं पर भी चेंज है नहीं, तो मैंने जो यहां मानी वही मानूंगा। बट इस बार इस सेकंड सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में आपको 18% का प्रॉफिट है, सेकंड में 25% का प्रॉफिट है, अगेन 25% सीपी पे अप्लाई हो गया, आपको नई सेलिंग प्राइस कितनी मिली, 125। बट आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि 18% का प्रॉफिट, वही तो क्वेश्चन ने बोला है ना, 18% का प्रॉफिट डायरेक्टली 25% हो गया, तो 18% का प्रॉफिट जो 25% हुआ है, उसमें हमें सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ानी पड़ी, उसमें हमें इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस हमें कितने से करनी पड़ी गाइस, 125 माइनस 118 कितने से बढ़ानी पड़ी, 7 रुपए से। तो देखो ना, क्योंकि ये आपका अजम्पशन वाला डेटा है ना, तो एज पर योर अजम्पशन अगर आपको 18% का प्रॉफिट 25% करना है, तो अपनी सेलिंग प्राइस 7 रुपए से बढ़ाना है। ये आप बोल रहे हो, ये आपका अजम्पशन बोल रहा है, लेकिन गाइज क्वेश्चन ने वही चीज को क्या बोला है, अगर मुझे 18% प्रॉफिट से सीधा 25% प्रॉफिट चाहिए, तो अपनी सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ानी है, 10.5 रुपए से। मतलब मेरे हिसाब से जो 7 है वो एक्चुअल में ₹10.50 है, या 10.5 से 10.5 लिखो। तो उसने बोला देन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 सच आर्टिकल। तो मुझे बताओ गाइज, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लूं। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आपने क्या मानी है, 100, बराबर। तो पहले तो एक आर्टिकल की सीपीएम निकाल लेंगे। तो देखो क्या किया आपने, लॉर्ड यूनिटरी मेथड, अजम्पशन वर्सेस एक्चुअल, यही सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस में। एक सिचुएशन से अजम्पशन वाली दुनिया बना लो और उसको रियलिटी से कंपेयर करो एंड में यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो 18% का प्रॉफिट 25 में कन्वर्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन ने बोला, बट मेरे अजम्पशन के हिसाब से ये तब होगा जब मैं सेलिंग प्राइस 7 रुपीज से बढ़ाऊं, जो क्वेश्चन बोल रहा है 10.5 से बढ़ानी होगी। यानी मेरा 7 अगर असल में 10.50 है, तो मेरे एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो मैंने 100 मानी है, सीपी पर आइटम जो मैंने 100 मानी है गाइस, वो एक आर्टिकल की एज्यूम कॉस्ट प्राइस 100, एक्चुअल में कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 7x, ये 100 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 10.5, तो एक जीरो से डेसिमल कटेगा और एक जीरो बोनस, तो 7 1 जार 7 5 जार 150 आपको मिली एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन ने आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 सच आर्टिकल, सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, ये तो सीपी पर आर्टिकल निकली, सो इनटू 12 कर लो, क्योंकि हमने क्या माना था, 100 माना था हमने एक आर्टिकल की सीपी, बराबर। तो जो हमने 100 माना था वो एक्चुअल में x के बराबर 150 आई है, तो एक आर्टिकल 150 का, तो 12 आर्टिकल कितने गाइस, ये हो गया 1800। बोलो तारा रा, चमका क्या रे,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो एकदम इजी पीसी गाइज। उसी तरह से जिस तरह से हम अगेन आईपी मैट के क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह से किया, कुछ भी नया हमने यहाँ पे नहीं किया है। बेहद ही डुएबल क्वेश्चन था। तो सीपी जो कि 100 मैंने मान ली थी एक आर्टिकल की, उस पर 18% का प्रॉफिट, 118 की सेलिंग प्राइस देता है। वही सीपी बिना चेंज करे क्वेश्चन है, सीपी को कहीं भी चेंज करने नहीं बोला है, सिर्फ सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने बोला है, सो दैट मैं 18% का प्रॉफिट 25% कर लूँ। तो उसके लिए गाइज मुझे अपना एसपी 125 रखना पड़ेगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से जो है कि 18% का 25% प्रॉफिट तब होगा जब मैं अपनी सेलिंग प्राइस 10.5 से बढ़ाऊं। मेरे हिसाब से वो 7 आई, देख लो इन दोनों का डिफरेंस। तो मेरे 7 अगर एक्चुअल में 10.5 है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो मैंने 100 मानी वो एक्चुअल में आई 150 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, है ना। और वही 12 के लिए इंटू 12 करके 1800 इज द आंसर। ठीक है, चमका, समझ में आया, मगज में आया गाइज। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी वॉज 3:5। तो दो आर्टिकल है गाइज जिनके प्राइस का रेशियो आपको दिया है, वो भी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर दो आर्टिकल ए और बी, है ना, उनके प्राइस का रेशियो क्या दे दिया है आपको, 3:5 बराबर। नाउ दिस ईयर द प्राइजेस ऑफ ए इंक्रीज, दिस ईयर यानी करंट ईयर, दिस ईयर प्रेजेंट ईयर बोल सकते हो आप इसको भी। द ए की प्राइस इंक्रीज बाय 25%। 25% मतलब ही क्या होता है दोस्तों, हमें सीखा है परसेंटेज में, अगर 25% मतलब ही क्या करना होता है, 1/4 कर देना होता है, बराबर। एंड बी इज डिक्रीज बाय 210, वही बी की प्राइस 210 से डिक्रीज हो रही है। नाउ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट प्राइजेस इज 15:14। देन फाइंड द प्राइस ऑफ ए इन द लास्ट ईयर। तो गाइज लास्ट ईयर ए की प्राइस असल में कितनी वो पूछी है, रेशो के हिसाब से मुझे ए और बी की प्राइस का रेशो पता है लास्ट ईयर का, मैं इसी से एज्यूम कर लूंगा। आपको तो पता है ना, जब रेशो के फॉर्म में डेटा है, एक कॉमन मल्टीपल चिपका दो, तो मैं चाहे तो ये 3x और ये 5x ले सकता हूं। बट हाँ सर, आपने तो कई बार कांस्टेंट के फॉर्म में भी एज्यूम किया है रेशो होता है, तब इस बार क्यों वेरिएबल ले रहे हो। तो मैं ये हर बार 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 बोल रहा हूं और इस बार वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो कि आप रेशो अगर दिया है तो उसको दो तरीके से एज्यूम कर सकते हो, एक तो कांस्टेंट के फॉर्म में या तो वेरिएबल के फॉर्म में। कांस्टेंट के फॉर्म में मतलब क्या, सीधा 3 और 5 ले लो, या 30-50 ले लो, 300-500 ले लो। वेरिएबल के फॉर्म में यानी जैसे मैंने आपको दिखाया। बट मैंने आपको एक कंपल्सरी रूल सिखाया था कि जब आप प्राइस को किसी परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे हो, किसी फ्रैक्शन से इंक्रीज कर रहे हो, वो 25% से बढ़ाना या 1/4 से बढ़ाना, 1/3 से बढ़ाना, तो ओके गाइस, फिर आप कांस्टेंट फॉर्म में ले सकते हो, 300, 500, 30, 50 ले सकते हो। लेकिन जब भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज के अलावा, फ्रैक्शन के अलावा किसी फिक्स वैल्यू से होते हुए दिख रही है, किसी कांस्टेंट वैल्यू से होते हुए दिख रही है, तो आपको वेरिएबल को लाना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। ये मैंने हर बार कहा है आपसे। भले ही आप देख रहे हो ए की प्राइस परसेंटेज से बढ़ी, लेकिन आप ठीक से अगर अगली लाइन पढ़ लो तो बी की प्राइस जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू 210 से डिक्रीज हो रही है, प्लस या माइनस, बढ़े या घटे, लेकिन अगर कांस्टेंट वैल्यू से, अगर ये भी पता है ये 25% से हो रही है, अगर ये भी 30% से हो रही होती डिक्रीज इंक्रीज, यानी परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता या फ्रैक्शन में दिया होता 1/3 1/4 से हो रही है, तो मैं कांस्टेंट में ले लेता, फिर मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन जब भी डिक्रीज या इंक्रीज किसी कांस्टेंट वैल्यू फॉर्म में हो रहा है तो हमें वेरिएबल लाना होगा। अब वेरिएबल आप चाहे तो 3x 5x ले सकते हो, आपको वेरिएबल चिपकाना है बस। तो आप 3x 5x ले सकते हो, या आप इसका डबल यानी कि 6x एंड 5 का डबल 10x ले सकते हो। बस आपको मेक श्योर करना है कि अगर मैं इसका फिर से रेशो लूँ तो मुझे 3:5 मिले। देखो मिल रहा है, x कट गया, 6x और 10x का रेशो 3:5 ही है। बट गाइस पता है मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, मैं ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका 25% लेना आसान है, मतलब ही जिसका 1/4 लेना आसान है। तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा गाइस, मैं ले लूंगा इनको जैसे मैंने अभी आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया था, बट मुझे 1/4 लेना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको 12x लूं तो ये कितना हो जाएगा 20x। चाहे तो तसल्ली कर लो, अगर मैं फिर से ये रेशो लूंगा तो ये मुझे 3:5 ही मिल रहा है। डन है दोस्तों। तो ये हुआ मेरा अजम्पशन। लास्ट ईयर जो ए का प्राइस था वो 12x था, बी का प्राइस 20x था। क्वेश्चन ने बोला उनके प्राइस का रेशो 3:5, मैंने करके भी दिखा दिया, वो 3:5 आ रहा है। बट ये करने का फायदा क्या हुआ, अब इसका 25% लेना आसान है, डेसिमल में नहीं आएगा। हालांकि मैं गारंटी दे रहा हूं गाइस, अगर आप यहाँ पे 3x और 5x भी लेते या आप यहाँ पे 6x या 10x भी लेते तो भी आंसर मेरा आपका सबका सेम आता, लेकिन फिर वैल्यू थोड़ी सी 25% अगर 3x का लो तो डेसिमल में आएगा ना,
फिर वो डेसिमल के साथ कैलकुलेशन और थोड़ा क्रिटिकल बन जाता है बच्चों के लिए, तो ये बेहतर होता है, ये हमने काफ़ी बार सीखा है। तो गाइज अब दिस ईयर ए की प्राइस क्या हो गई, 12x तो है ही, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है इंक्रीज हुई है। इंक्रीज मतलब 25% बढ़ाना है, यानी प्लस करना है। तो अगेन गाइज 12x का 25%, अगेन 12x का 25% मतलब 1/4, तो 1/4 ऑफ 12x कितना होता है, 3x। तो न्यू प्राइस दिस ईयर ए की हो गई 15x, लेकिन बी का क्या होगा, बी की 20x थी और 210 से कम हुई है। इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कांस्टेंट है, ये मुझे एज इट इज माइनस करना है। तो गाइज इस साल ए की प्राइस ये हुई, जो कि क्लियरली दिख रही है पुराने साल से, पिछले साल से 25% यानी 1/4 से बढ़ी है। 12x का 25% या 1/4 3x होता है, 15x हो गई, बढ़कर बढ़ी है इसलिए प्लस किया। ये x था इसलिए ऐड हो गया, लेकिन ये x के फॉर्म में, ये कांस्टेंट फॉर्म में है, तो ये आपको एज इट इज रखना होगा। तो ये है b की प्राइस दिस ईयर, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इस साल यानी कि दिस ईयर a और b के प्राइस का रेशियो 15:14 है। खत्म गाइज, a की प्राइस रखो, b की प्राइस रखो, सॉल्व करो। सबसे पहले तो एक काम आसान करो, तो ये 15 कट गया, मतलब यहां बचा 1, यहां बचा 1, तो 1 इंटू एक्स 1x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 14, सबसे पहले तो देखो ये 1 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, कुछ भी फर्क पड़ेगा, वो 20x माइनस 210 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन 14 इंटू एक्स 14x हो गया, 14x इधर आके 6x हुआ, माइनस 210 उधर जाके प्लस हुआ, तो x आपको मिला 210 अपॉन 6, यानी कि 6 कितना 3 एंड 6 5 35। हमें x मिला 35, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है प्राइस ऑफ ए लास्ट ईयर, हमें x मिला है भाई, बट a की प्राइस लास्ट ईयर हमने क्या मानी है, 12x, तो बस 12 इंटू 35 कर लो, 35 2 70 एंड 42, 420 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ए ही है राइट चॉइस। समझा, चमका, समझ में आया, मगज में आया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन एक और वाकई में बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। ये देख के लगेगा आपको कि हाँ सर, थोड़ा सा लैंग्वेज समझना, उसके हिसाब से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ आप आईपी मैट इंदौर में भी एक्सपीरियंस करते हो। तो इसकी और इंदौर की लेवल लगभग सेम है। ए बी एंड सी आर द 3 फ्रैक्शन सच दैट, देखो ये तीनों क्या है, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन मतलब पता है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में तीनों फ्रैक्शन है, जिसमें ये तक हमें बोल दिया है इन तीनों में सबसे छोटा ए है, सबसे बड़ा सी है, और मिडल फ्रैक्शन बी है ना, जो दोनों के बीच में है। क्लियर दे दिया है। नाउ इफ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, अब देखो जानबूझकर उसने डायरेक्ट ए ना बोलते हुए क्या बोला है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब हमें दिख रहा है ना यार, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ए, यानी वो ए की बात कर रहा है। इज डिवाइडेड बाय द मिडल फ्रैक्शन, मिडल फ्रैक्शन कौन है, बी, मतलब वो बोल रहा है जब मैं a को b से डिवाइड करूं द रिजल्ट इज 15/16, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, 15/16 मिलता है, तो मुझे रिजल्ट मिलता है 15/16। चलो बहुत बढ़िया। नाउ विच एक्सीड, यानी 15/16 जो है ये एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब क्या गाइस, ज्यादा है। अगर हमें बोला होता कि ये लैग कर रहा है या लीस्ट है या लेस है, तो मैं माइनस करता। मोर या एक्सीड का मतलब क्या, 15/16 की बात हो रही। देखो इसने हमें क्लियर बोला है कि जब मैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी ए को मिडल फ्रैक्शन यानी बी से डिवाइड करूं तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है 15/16, लेकिन यहां पर लाइन खत्म नहीं हुई है, कॉमा विच एक्सीड, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये विच, हु, हुम ऐसे वर्ड आते हैं तो इसके बाद वाली पूरी लाइन किसके लिए होती है, जस्ट उसके पहले जिसका जिक्र हुआ है। तो विच के जस्ट पहले किसका जिक्र हुआ है, 15/16 का। तो क्वेश्चन आपको बोलना चाहता है कि दिस 15/16 एक्सीड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी 15/16 क्या है, ज्यादा है। मैंने कहा ना एक्सीड या मोर मतलब प्लस, वही लैगिंग या लीस्ट या लेस मतलब माइनस। तो उसने क्लियर बोला है 15/16 जो आया है मेरा ये रिजल्ट, ये अब देखो दूसरी कंडीशन बन रही है, एक्सीड कर रहा है यानी ज्यादा है देन द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अगेन लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन सब में कौन है, सी, यानी ये सी से ज्यादा है, बट कितने से, बाय 3/16। तो गाइस क्या मुझे इस लॉजिक से सी की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे सी 3/16 इधर आया हमें सी मिल जाएगा 12/16, और इसी को अगर मैं और 4 से डिवाइड कर लूँ तो मुझे क्या मिल गया गाइस, ये मिल गया 3/4। सी की वैल्यू एक फ्रैक्शन तो मुझे मिल गया है 3/4। ठीक है,
गाइज फिर से मैंने कहा ना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। पहले तो उसने बोला है 3 फ्रैक्शन जिसमें सबसे छोटा ए, मिडल बी और लार्जेस्ट सी। फिर बोला कि जब छोटे को मिडल से डिवाइड करो 15/16 रिजल्ट मिलता है विच, यानी ये 15/16 एक्सीड यानी ज्यादा है, देखो प्लस किससे, लार्जेस्ट फ्रैक्शन से जो कि सी है, बट कितने से, बाय 3/16। तो ये 15/16 सी के कंपैरिजन में 3/16 से ज्यादा है, तो 3/16 इधर आके माइनस हुआ, हमें सी मिला। चलो आगे क्वेश्चन ने हमें दिया है इफ a प्लस बी प्लस सी इज, देखो a प्लस बी प्लस सी इज 49/24। सबसे पहले तो c की वैल्यू मेरे पास है, मैं रख दूंगा। तो c जो है 3/4, इधर क्या है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। मैं लगे हाथों कर देता हूं, समझ गए ना, ये c जो 3/4 मेरा आ चुका है, उधर जाके माइनस हुआ। सबसे पहले तो यार अभी इधर क्या करो, डिनोमिनेटर सेम करो। यहाँ 49/24 है, तो यहाँ 24 लाने के लिए पूरे फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। तो हमें ये मिल गया गाइस कितना, 31/24। सो a प्लस बी बराबर, क्योंकि c ऑलरेडी मैं उधर जाके माइनस कर चुका हूं ना ये, और यही माइनस होकर डिनोमिनेटर सेम कर हमें आया है a प्लस बी का एडिशन 31/24। अब गाइज मेरे पास a और b का एक इक्वेशन मिल चुका है मेरे पास, ठीक है, और a और b का एक रिलेशन है कि इनका रेशियो 15/16 है। a और b को जब मैं डिवाइड करूं, क्लियर बोला है ना पहली लाइन, a को जब b से डिवाइड करूं तो ये मिलता है। इसका मतलब गाइज अगर मैं a को 15x मानूं और b को 16x मानूं, तो अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ a की वैल्यू, इस रेशियो से हम इस तरह से अजम्पशन ले सकते हैं ना, तो a की वैल्यू 15x, b की वैल्यू 16x इज इक्वल टू 31/24। नाउ ये 31x हुआ इज इक्वल टू 31/24, तो 31 से 31 कटा, x आपको मिल गया 1/24, राइट। 31 कटा 1/24, तो बस अगर x आपको मिल गया तो a की वैल्यू भी आ गई। 15 इंटू 1/24, तो 3 5 जार 3 8 जार, यानी 5/8, 3 से डिवाइड कर लिया ना आपने, तो ये आपको क्या मिला 5/8 a की वैल्यू। और b की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है गाइज 16 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 1/24, 8 2 जार 8 3 जार, तो ये मिला हमें 2/3। अब देख लो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, a पूछा है या b पूछा है या c पूछा है, हमारे पास तीनों आ चुके हैं, c भी आ गया है, a भी आ गया है, b भी आ गया। क्वेश्चन ने बोला है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन c एंड b, c और b का डिफरेंस पूछा है। ऑफ कोर्स हमें पता है c और b में बड़ा कौन है, c है, और इसलिए उसने पहले c बोला है बाद में b बोला है। आंसर भी पॉजिटिव है, क्योंकि c बड़ा है उसमें से b माइनस करोगे, यानी बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो गाइज c माइनस b पूछा है, c है 3/4 और b है 2/3। तो सबसे पहले तो आप चाहे तो डिनोमिनेटर सेम करो या क्रॉस सब्ट्रैक्शन करो। 3 इंटू 3 9 है ना, क्रॉस माइनस है इसलिए बीच का साइन माइनस, 4 इंटू 2 8 एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो गाइज 1/12 इज द आंसर। फाइनल आंसर इज 1/12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। कोई दिक्कत गाइज किसी को भी, कुछ भी प्रॉब्लम, एकदम आसान इजी हलवा क्वेश्चन था। बस आपको समझना था लैंग्वेज और लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना था। छोटे को मिडल से डिवाइड किया, ये हमें उससे a और b का रेशो मिला। फिर यही जो मिला है रिजल्ट वो जो है बड़े यानी c से 3/16 से बड़ा है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन c से एक्सीड है यानी प्लस है 3/16 से, उससे हमें c की वैल्यू मिली। तीनों की एडिशन दी, उसमें c की वैल्यू माइनस करी, a और b की एडिशन मिली, a और b को इस रेशियो से एज्यूम कर लिया तो कॉमन वेरिएबल x मिल गया जिससे a और b आ गया। एक बार a b c मिल गया तो उसके बाद उसने जो भी पूछो, उसने अगर हमें यहाँ c और a का भी पूछा होता तो a भी मेरे पास रेडी था, जो भी पूछो उसका मैं आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। सो अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म ऑफ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो गाइज जीपी अगर आ गया तो जीपी के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जीपी में आपने पहले तो 2 फॉर्मूला देखा है, सम ऑफ एन टर्म, हालांकि अब इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट टर्म भी देखा है हमने, बट इनफाइनाइट टर्म का कहीं भी जिक्र नहीं है तो वो हम अभी बात नहीं करते। बट सम अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला इन जीपी क्या होता है, ए आर रेस टू एन -1 अपॉन आर -1। आपको बताइए ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, आर यानी कॉमन रेशो, जीपी इज ऑल अबाउट कॉमन रेशो, उसी को तो हम जीपी बोलते हैं ना, जिनके कॉन्जिगेटिव टर्म में रेशो सेम होता है, ये जीपी है। कोई भी 2 कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक वाली टर्म उठा के देख लो, ये 2 देख लो, चाहे ये 2 चाहे ये 2, इनके बीच में रेशो हमेशा सेम दिखेगा आपको। तो 2/1 रेशो आपको कितना मिल रहा है 2, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2।
इसी को जीपी बोलते हैं। सो आर यानी कॉमन रेशियो, ए यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म जहां तक हम समेशन ले रहे हैं। तो ये होता है समेशन का फॉर्मूला इन जीपी। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ए अगेन मतलब फर्स्ट टर्म, आर यानी कॉमन रेशियो और एन माइनस वन जो पावर में है, तो एन यानी जिस भी नंबर की टर्म हम निकालना चाहते हैं वो। फोर्थ नंबर की टर्म तो n4 हो जाएगा, 15th नंबर की टर्म तो n15 हो जाएगा। समझ गए? तो ये दो फॉर्मूला है जीपी में। अब देखते हैं क्या दिया है उसने। द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म, गाइस जो हम फर्स्ट एन टर्म बोलते हैं ना, उसने एन की जगह के बोल दिया, तो खत्म। इस फॉर्मूला में जहां जहां एन है वहां वहां के कर दो, मतलब यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट के टर्म इज ए यानी फर्स्ट टर्म आर रेस टू के टर्म से, इसलिए के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और वो बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट के टर्म इज 255, मतलब ये 255 है ए। अच्छा मैं लगे हाथों क्या कर रहा हूँ गाइस, ए से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। इस ब्रैकेट में आर रेस टू के को भी करेगा और वन को भी करेगा अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये हमें मिला फर्स्ट इक्वेशन। देन उसने बोला द केथ टर्म, मैंने कहा ना केथ टर्म यानी जब समेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला, जब इंडिविजुअल टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला। तो केथ टर्म, फोर्थ टर्म n4 हुआ, नाइन्थ टर्म n9 हुआ, केथ टर्म nk हो जाएगा। तो यहां पे nk रख दो, तो ये बन जाएगा टी के ए आर रेस टू के माइनस वन बराबर के माइनस वन। खत्म है गाइस। अब मुझे बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा उसने क्या बोला है, द केथ टर्म, केथ टर्म की वैल्यू, जैसे कि उसने हमें ये समेशन अप टू के टर्म दे दिया है, नाउ केथ टर्म यानी कि टी के भी दे दिया है। समेशन अप टू के टर्म 255 दिया था उसने हमें, तो वो मैंने लिखा। नाउ केथ टर्म यानी टी, फोर्थ टर्म T4, नाइन्थ टर्म T9, तो केथ टर्म यानी टी के उसने दे दिया 128। ए एज इट इज गाइस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर रेस टू के अपॉन आर। यस बोलो हाँ, लिख सकते हैं ना। आपको पता है कि ए रेस टू एम माइनस एन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जब भी पावर में सब्ट्रैक्शन है तो यूजिंग एक्सपोनेंट का रूल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट इंडाइसिस से। तो ये क्या बन जाएगा, आर रेस टू के माइनस इसलिए अपॉन, अगर वो यहाँ पे प्लस होता तो मैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखता था, है ना। अगर इस तरह से होता तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकता था। तो गाइज यहाँ तो माइनस था इसलिए अपॉन में लिया। तो गाइज ए आर रेस टू के मुझे क्या मिल गया, 128 आर। क्या किया समझा, ये ए एज इट इज, आर रेस टू के एज इट इज, ये जो आर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और पता है ये क्यों किया, क्योंकि गाइज अब भी आपने जो इक्वेशन बनाया है इसमें आपको ये देखो ये टर्म दिख रही है, जब आपने इस ब्रैकेट में ए से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू आर रेस टू के की टर्म बन रही है, और ए इंटू आर रेस टू के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 128 आर। तो खत्म। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू यहां रख दूंगा। सबसे पहले आर माइनस वन इधर आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 255 इंटू आर, 255 एंड 255 1, या फिर सीधा पहले आर माइनस वन ही लिख लेता हूं। ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट एज इट इज मैंने इधर मल्टीप्लीकेशन में ले लिया। ए आर रेस टू के की जगह क्या लिखूंगा मैं, 128 आर माइनस ए। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉमन रेशियो इज टू लो, भाई ये दी सबसे फर्स्ट क्लास हिंट, सबसे फर्स्ट क्लास हिंट। कॉमन रेशियो यानी कि आर आपको 2 दे दिया है, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू 2 रखूँ, 2 माइनस वन, आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 2 माइनस वन कितना हुआ 1, तो 255 इंटू 1 255। अगेन मैं आर की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखूँ तो 128 इंटू 2 264, 128 है ना इंटू 2 कितना हुआ 264, सॉरी 256, माय बैड 256 माइनस है, तो गाइज माइनस है इधर आ जाएगा और 255 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ए आपको 1 मिला, और ए आपको जैसे 1 मिला गाइज, अब ए की वैल्यू यहां रखेंगे और हम आर के निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेन हमें क्या निकालने बोला है, के निकालने बोला है। तो गाइज मैं इस इक्वेशन पे आ रहा हूं 128 आर ए के रेस्ट आर रेस टू के, है ना, आर रेस टू के। ए तो अकेला है बराबर, ए तो क्या है, ये अकेला है, और ये जो बस हमने आर, ये पावर भी किसकी होती है, सिर्फ आर की होती है ना, ए तो अकेला होता है। तो इसको आर रेस टू के अपॉन आर लिखा था, आर इधर मल्टीप्लाई हो गया, आर रेस टू के बच गया था, उसको मैं लिख लेता हूं और इसी से मुझे के मिलेगा। अब तो 128 आर तो हमें मालूम है, आर क्वेश्चन में कितना दिया है 2, तो 128 इंटू 2 256। ए 1 है, अब भी तो इतनी मेहनत करके हमने ए निकाला, तो ए तो 1 आ गया। आर कितना है फिर से 2 रेस टू के बराबर। तो मुझे बताओ यार
256 इंटू 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, 2 अब 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 यार इधर भी बेस अगर 2 है तो क्या मैं इधर बेस 2 ला सकता हूँ, यस 256 ये 2 की पावर 8 होती है। सर ये तो बन गया, नहीं बनता तो अरे वो बनेगा, हमेशा बनेगा, वो क्वेश्चन डिजाइन ही वैसे करेगा, तो ही तो आप सॉल्व कर पाओगे ना, तो ही तो आप इस इक्वालिटी को यूज करके के निकाल पाओगे कि दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब दोनों की पावर हैज टू बी सेम। तो यहां दोनों का बेस 2 है तो पावर क्या बनेगी, इधर की पावर 8 और इधर का पावर के, तो बेस सेम है, पावर हैज टू बी सेम, तो उससे हमें के मिला 8। तो उसने बोला बताओ अगेन, उसने यहां पर भी थोड़ा सा देखा ना इम्पैक्ट, थोड़ा सा इंदौर के लेवल का, यहां पर भी उसने आपके सामने और एक क्वेश्चन मार्क रख दिया है। वो एग्जैक्ट के एज इट इज निकालने नहीं बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें आपको बस क्या करना है, जहां जहां के है वहां वहां 8 रखना है और देखना है कौन से इक्वेशन की इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, उस पर टिक कर देना है। जहां जहां के है वहां 8। अब जैसे यहाँ पे के स्क्वायर, यानी आप के बोलो ही मत, आप 8 स्क्वायर कितना 64, 7 इंटू के 56, क्या ये 8 होता है, यस गाइज आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई हो गया है, आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया है। अगर आप यहां भी बाकी तसल्ली के लिए जाना है तो जाओ, बाकी ऑप्शन ए अगर सेटिस्फाई हो गया तो मल्टीपल ऑप्शन पे तो टिक नहीं कर सकते हो ना, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे के स्क्वायर 64 एंड 7 इंटू के 56, मुझे बताओ 64 प्लस 56 क्या 1 होता है, नहीं। 2 इंटू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कितना है, अगेन 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 128 माइनस 17 इंटू के यानी 17 इंटू 8 136, मुझे बताओ यार क्या ये 7 आता है, 128 माइनस 136 का 7 आता है भाई, निगेटिव आता है बराबर, वो भी -8, तो ये भी अगेन ये हो गया 128, 64 इंटू 2 माइनस 15 कितना 120, तो 128 में से 120 गया, क्या 9 आता है, नहीं ना यार, 128 में से 120 गया 8 आता है, उसने हमें 9 दिया है, 9 दिया है, समझ रहे हो। तो बाकी ऑप्शन में वैसे भी हमें समझ ही गया था कि अगर ऑप्शन ए ने सेटिस्फाई कर दिया है इक्वालिटी तो बाकी जगह नहीं होगा, फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैंने बता दिया। ये जो हमें ए 1 दिया था ये 1 नहीं आ रहा है, 64 प्लस 56, ये जो हमें 7 दिया था ये दरअसल -8 आ रहा है, ये जो हमें 9 दिया था ये दरअसल 8 आ रहा है, सिर्फ ये जो हमें 8 दिया था ये वाकई में 8 आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। चमका गाइस, तो बेहद बढ़िया मस्त क्वेश्चन था, बस ये 2 फॉर्मूला काम में थे, जीपी जैसे बोल दिया 2 फॉर्मूला दिमाग में है। सो सम अप टू के टर्म, तो एन की जगह के रखा, ये इक्वेशन बना, एसके की वैल्यू हमें दे दी थी, सम अप टू के टर्म की वो रखी। देन nth टर्म का ये फॉर्मूला जिसमें उसने kth टर्म बोला तो n की जगह k रखा, तो अगेन उसको थोड़ा सा इंडाइसिस से सिंप्लीफाई किया, a इंटू आर रेस टू के की वैल्यू r के फॉर्म में लिखी यूजिंग ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, और फिर ये 128r यहाँ रख दिया, r जहाँ जहाँ था वहाँ 2 रख दिया और इस तरह से a मिला, और फिनिश गाइस फिर से यहाँ r की वैल्यू 2 रखी, a की वैल्यू 1 रखी बराबर, तो ये रिलेशन मिला, तो यहाँ 2 की पावर ये भी 2 की पावर हुई, बेस सेम है, RHS को पावर को सेम करके के 8 मिला और वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन ए को। दैट्स इट गाइज, फिनिश। अब बस इस क्वेश्चन में मैं सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन यानी x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है हमें वो निकालना है। पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ गाइज, मनी मन मॉड x माइनस 7 को p मान लेता हूँ, मॉड x माइनस 7 को मनी मन p मान लेता हूँ। तो अब आपको मॉड x माइनस 7 फिलहाल लिखना ही नहीं है, जहां जहां मॉड x माइनस 7 है p स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बाकी तो एज इट इज ना, ये मॉड x माइनस 7 की जगह p आया, बाकी स्क्वायर एज इट इज, ये 2 एज इट इज इसके जगह p, और 24 को लगे हाथों इधर ले लेता हूँ, माइनस हुआ इधर 0, ये बना क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ p। तो गाइज a कितना मिला जो p स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b जो कि मिडल टर्म का कोएफिशिएंट होता है, और c जो -24 है ना। अगर मैं इसको अपने जनरलाइज क्वाड्रेटिक से कंपेयर करूं तो हमें a मिला स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट, b मिला मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट कोएफिशिएंट साइन के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी आनी चाहिए, मतलब -24, सब हमें पता है क्वाड्रेटिक के रूल है ना, और एडिशन आनी चाहिए b के बराबर यानी 2, ऐसे 2 फैक्टर है 6 और -4, देखो प्लस इंटू माइनस, -24 और 6 और -4 की एडिशन बराबर 2 आ रही है। बट गाइज आपको पता है ये थोड़ी आंसर है, ये थोड़ी p है, इससे हमें क्या मिलेगा, ये p का क्वाड्रेटिक है तो p मिलेगा, p कैसे मिलेगा, लेकिन ये तो फैक्टर है, इनको -a से डिवाइड करके, तो a 1 है यानी -1 से डिवाइड करके बराबर, तो 6 को -1 से यानी -a से डिवाइड किया, -6 मिला, -4 को -1 से डिवाइड किया 4 मिला। बट गाइज ये तो p की वैल्यू, बट असल में p तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना क्वेश्चन में, वो तो हमने लिया है, असल में क्या है हमारे पास x -7 है,
तो अब जहां जहां आप बोल रहे हो p की एक वैल्यू -6 है, मतलब ये आप बोलना चाहते हो मॉड ऑफ x -7 या -6 है, और जब आप ये बोल रहे हो ना पहली फुर्सत में इसको कैंसिल कर दो। भाई ये इनवैलिड है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। दुनिया के किसी भी मॉड का आंसर निगेटिव आ ही नहीं सकता। मॉड का इजाद, मॉड का इन्वेंशन ही इसीलिए हुआ है कि हमें आउटपुट जब जब पॉजिटिव चाहिए हम हमेशा उसको मॉड में डाल देते हैं, क्योंकि मॉड का एकमात्र मकसद है लाइफ में कि उसको हमेशा आउटपुट पॉजिटिव फॉर्म में देना है। तो यार इस p का वैल्यू मतलब ये मॉड, तो ये मॉड p की एक वैल्यू निगेटिव है ना, तो ये मॉड निगेटिव कैसे है? मॉड निगेटिव ये क्या वो क्या कभी नहीं आ सकता, तो ये तो इनवैलिड हो गया। तो p का ये जो वैल्यू है ना ये पहली फुर्सत में कैंसिल कर दो, क्योंकि p निगेटिव मतलब ही मॉड निगेटिव, और मॉड निगेटिव ना है ना रहेगा, ना था ना है ना रहेगा। चलो गाइस, तो ये वैल्यू तो गई। अब दूसरी वैल्यू देखेंगे 4, और p मतलब ही क्या? मॉड x -7 4, मॉड x -7 4। गाइस अब मॉड का एक बेसिक रूल आपको पता चाहिए कि जब जब मॉड में कोई फंक्शन है और वो इज इक्वल टू के फॉर्म में है, इज इक्वल टू के फॉर्म में, ठीक है, तो अगर ये मॉड हमें खोलना है तो उसको खोलने का बेसिक रूल क्या है? प्लस माइनस के कर दो बस। आरएचएस में जो भी कांस्टेंट है उसका प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटी ले लो। जब जब आपको इक्वालिटी में मॉड दिया और उस मॉड को खोलना है तो हमेशा इस तरह से खोला जाता है कि आरएचएस में जो भी कांस्टेंट है उसका प्लस साइड भी ले लो, माइनस साइड भी ले लो। मतलब आप क्या बोलना चाहोगे? मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है वो एज इट इज, अगर मॉड को खोलना है तो बस जो आरएचएस में उसका एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। तो गाइस इसका मतलब यहां बोलना चाहते हो एक्स, ये देखो ये मॉड का आंसर पॉजिटिव आया, ये बिल्कुल वैलिड है। p पॉजिटिव मतलब मॉड पॉजिटिव विच इज ओके, बट p निगेटिव मतलब मॉड निगेटिव, इट इज नॉट ओके। तो ये तो चल जाएगा, बट अगेन अब इसको अगर मुझे रूट्स निकालने हैं ना, रूट्स मतलब क्या? x की वैल्यूज, और x की वैल्यू निकालनी तो पहले कैलकुलेट करने पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के लिए मॉड खोलना पड़ेगा, और जब इक्वालिटी में मॉड होता है तो इस रूल से खुलता है। अंदर जो भी फंक्शन है, इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू एक बार प्लस साइड ले लो और सेम x -7 की एक बार माइनस साइड ले लो। तो गाइस -7 उधर जाके प्लस हुआ यानी x मिला 11, अगेन -7 उधर जाके प्लस हुआ तो -4 + 7 x मिला 3। और क्वेश्चन ने बोला है कि जितने भी पॉसिबल रूट है यानी कि x की वैल्यू उनका सम, तो ये ही दो पॉसिबल वैल्यू बनी, क्योंकि ये केस तो पहले ही रिजेक्ट हो गई थी, ये दो पॉसिबल केस मिली और इनका सम आया 14। 11 और 3 14 इज द आंसर। थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट एनपैट PYQs, है ना। तो बढ़िया से पढ़ो यार, बढ़िया से। आने वाले दिनों में हम और भी सेशंस लाएंगे, PYQs लाएंगे, नए नए क्वेश्चंस लाएंगे, नए नए सेक्शंस के लाएंगे। जैसे आज थोड़ा सा अलजेब्रा अरिथमेटिक ओरिएंटेड चला, आने वाले दिनों में हम और भी चीज़ें लाएंगे, और सिर्फ एनपैट के लिए नहीं, अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी लाएंगे। बाकी IP मैट के लिए तो हम डटे थे, है और रहेंगे। साथ में हमने ये चीज़ें भी ऐड कर दी है आपके डिमांड पे। सो इसका भरपूर फायदा उठाओ, पढ़ो, रिकॉर्डिंग देखो, जो नहीं समझो बार बार देखो, और फाइनली एग्जाम क्रैक करके दिखा दो यार। बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय, चक दे फट्टे।